हेलो एवरीवन। पर देखिए हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन यहाँ पर अंदर आ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे उसके बदले में बाहर जा रही है, राइट। जैसा कि मैंने डिस्कस किया था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में टू प्रोसेसेस होती हैं। फर्स्ट वन इज ब्रीदिंग एंड सेकेंड वन इज रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग में अगेन इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज इनहेलेशन एंड सेकेंड वन इज एक्सहेलेशन, राइट। इनहेलेशन मीन्स होता है सांस लेना और एक्सहेलेशन मीन्स होता है सांस छोड़ना। अब इसका मैकेनिज्म कैसे काम करता है आइए वो देखते हैं। ये डिपेंड करता है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न पे। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न क्या कहता है कि अगर किसी चीज़ की कंसंट्रेशन या प्रेशर जिस साइड हाई है तो वहाँ से उसकी लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे डिस्पर्स्ड है तो यहाँ पर कंसंट्रेशन लो है, राइट। और यहाँ पर एक कम एरिया में ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे, तो ये हाई कंसंट्रेशन है। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, राइट। इसी कंसेप्ट को फॉलो करना है हमें। तो फर्स्ट वाला देखिए, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इंस्पिरेशन में ये वाला जो पार्ट है डायफ्राम। डायफ्राम एक मसल होती है जो नीचे से थोरेसिक कैविटी को सपोर्ट करती है। ये नॉर्मली डोम शेप होती है। अब लेकिन जब ये कांटेक्ट होती है, सिकुड़ती है, तो ये फ्लैट शेप हो जाती है। जब फ्लैट शेप होगी तो ये यहाँ पर नीचे आ जाएगी और यहाँ पर क्या होगा, स्पेस क्रिएट होगा। ये ऐसे आ जाएगी यहाँ पर और यहाँ पर ये स्पेस क्रिएट होगा, राइट। और यहाँ पर जो रिब्स और स्टर्नम होती हैं, इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ह्यूमन में 12 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं। 12 पेयर ऑफ रिब्स में से 7 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं, उन्हें हम ट्रू रिब्स बोलते हैं। 3 पेयर ऑफ रिब्स बोलते हैं, उन्हें फॉल्स रिब्स बोलते हैं। और 2 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं, उन्हें हम फ्लोटिंग रिब्स या गोरिल्ला रिब्स बोलते हैं। फ्लोटिंग या गोरिल्ला रिब्स बोलते हैं, राइट। तो 12 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं और एक स्टर्नम बीच में एक हड्डी होती है। 7 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं, इनको जोड़ती हैं। अब जो रिब्स और स्टर्नम होती हैं वो क्या होती हैं, बाहर की तरफ जाती हैं और ऊपर उठती हैं, तो यहाँ पर भी स्पेस क्रिएट होता है। अब यहाँ पर देखिए, नॉर्मली जो एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है और वो एटमॉस्फेयर प्रेशर इक्वल टू होता है 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ये मरकरी का सिंबल है Hg। ये 760 ऑफ Hg होता है, राइट। ये इस कंसेप्ट को हमें पकड़ के चलना है। अभी देखिए, यहाँ पर डायफ्राम नीचे कांटेक्ट हुआ है और रिब्स और स्टर्नम ऊपर गई हैं, तो यहाँ पे स्पेस क्रिएट हुआ है। तो नॉर्मल सिचुएशंस में जितना बाहर प्रेशर होता है 760 ऑफ Hg, अंदर भी उतना ही होता है नॉर्मल सिचुएशंस में, राइट। लेकिन जब ये कांटेक्ट हो गई है और रिब्स और स्टर्नम बाहर चले गए तो यहाँ पे स्पेस क्रिएट होता है। अब स्पेस क्रिएट होगा, ज़्यादा जगह क्रिएट होगी तो यहाँ का प्रेशर क्या होगा, वो कम हो जाएगा और वो हो जाता है 758 ऑफ Hg। तो आप देखिए, बाहर कितना एटमॉस्फेयर प्रेशर है 760, अंदर कितना है 758। तो ऑटोमेटिकली हायर कंसंट्रेशन या हायर प्रेशर की तरफ से एयर कहाँ इनहेल होगी, अंदर की तरफ मूव इन करेगी। एयर अंदर की तरफ मूव इन करेगी, राइट। तो ये होता है इनहेलेशन। और एक्सहेलेशन में इसका अपोजिट होता है, या एक्सहेलेशन होता है तो ये डायफ्राम रिलैक्स होता है तो अंदर की तरफ आता है, वो फिर से डोम शेप हो जाता है और यहाँ पर जो रिब्स और स्टर्नम है वो वापस ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती हैं, अंदर की तरफ और नीचे की तरफ आती हैं। तो वो एरिया, ये वाला जो एरिया है वो क्या होता है, ये वाला एरिया कम हो जाता है। अब यहाँ पे एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या होगा अंदर, वो बढ़ जाएगा, 762 ऑफ Hg हो जाएगा। क्योंकि जब यहाँ पे सांस ले चुकी थी तो यहाँ पे 758 था, लेकिन जब सांस अंदर आ चुकी थी तो बाहर और अंदर का इक्वल हो गया होगा, 760 हो गया होगा। तो बाहर का क्या है, वो फिक्स है, 760 ऑफ Hg बाहर का फिक्स है, तो अंदर 762 हो गया। अब यहाँ पर हायर कंसंट्रेशन है, बाहर लोअर कंसंट्रेशन है, तो एयर कहाँ से कहाँ की तरफ मूव करेगी, अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगी, 762 से 760 ऑफ Hg। इनहेलेशन का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन किया हुआ है। ड्यूरिंग इनहेलेशन डोम शेप डायफ्राम बिकम्स फ्लैट ड्यू टू कंट्रैक्शन इन इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ये नया टर्म आया हुआ है। कोस्टल्स मीन्स होता है रिब्स। तो इन रिब्स को आपस में पोजीशन में बनाए रखने के लिए एक मसल्स की ज़रूरत होती है जो इनको अपनी पोजीशन में बनाए रखती हैं। तो वो दोनों साइड होती हैं, रिब्स के अंदर की साइड भी होती हैं, रिब्स के बाहर की साइड भी होती हैं। तो इन्हें हम बोलते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। सो रिब्स गोज आउटवर्ड एंड अपवर्ड। द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीजेस। जब थोरेसिक कैविटी इंक्रीज होगा तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर
डिक्रीज हो जाएगा। सो बाय डिफ्यूजन एटमॉस्फेरिक एयर ऑटोमेटिकली मूव्स इनटू द और गोज इनटू द लंग्स। यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट याद रखना होगा, वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा। यही कंसेप्ट का यहाँ फॉलो हुआ है दो चीज़ों का, कि वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर और सेकंड वन इज लॉ ऑफ डिफ्यूजन। इन दो कंसेप्ट्स को समझ के या जो ब्रीदिंग प्रोसेस है वो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज एक्सेलेशन। ड्यूरिंग एक्सेलेशन फ्लैट शेप डायफ्राम बिकम्स डोम शेप ड्यू टू रिलैक्सेशन इन इंटरकोस्टल मसल्स एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, रिब्स गोज इनवर्ड एंड डाउनवर्ड। और जब ऐसा होगा कि वो इनवर्ड आएंगी और डाउनवर्ड होंगी और जो डायफ्राम है वो फिर से डोम शेप हो जाएगा। तो डायफ्राम के डोम शेप होने की वजह से और रिब्स के अंदर आने की वजह से यहाँ पर जो वॉल्यूम है थोरेसिक कैविटी का वो डिक्रीज हो जाएगा और प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जब प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो जो एल्वुलर एयर है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, बाहर चली जाएगी। तो फर्स्ट पार्ट ब्रीदिंग कवर हो चुका है। नाउ वी विल मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन दो टाइप्स का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, राइट। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में चलता है और उससे एनर्जी रिलीज जब होती है तो उसे हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, आप याद कर लीजिए, एक एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो C6H12O6 इसका फॉर्मूला होता है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब ये चलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है प्लस वाटर निकलता है और एनर्जी निकलती है, राइट। ये पूरी जो प्रोसेस हो रही है वो सेल्स के अंदर हो रही है, दैट वाई दिस इज नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वाटर निकलता है, तो वाटर वो सेल्स के अंदर ही यूज अप कर लिया जाता है, एनर्जी हमारी एक्टिविटीज़ के लिए यूज होती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड में डिसॉल्व हो जाती है। ब्लड में तीन फॉर्म में रहती है, पहला डिसॉल्व प्लाज्मा। और डिसॉल्व प्लाज्मा क्या है, ब्लड के दो पार्ट्स होते हैं, एक प्लाज्मा होता है और दूसरा सेल्स होती हैं जिन्हें हम कॉर्पसल्स बोलते हैं, राइट, जिन्हें हम कॉर्पसल्स बोलते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाती है एंड दैट इज नोन एज डिसॉल्व प्लाज्मा। सेकंड जो होती है वो कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में होती है। तो वाटर कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिला के कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। और तीसरा जो होता है वो SCO3 यानी कि वाई कार्बोनेट आयंस जो होते हैं उस फॉर्म में रहती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में तीन फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, फर्स्ट वन इज डिसॉल्व प्लाज्मा, सेकंड वन इज बाइकार्बोनेट आयन एंड थर्ड वन इज कार्बोनिक एसिड। नाउ एनारोबिक रेस्पिरेशन, जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो ऑक्सीजन की डिमांड होती है वो कंप्लीट नहीं हो पाती है, तो ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन की अब्सेंस में भी जलना स्टार्ट कर देता है। सो उस समय क्या होता है, लैक्टिक एसिड बनता है। वो लैक्टिक एसिड के एक्युमुलेशन से ही हमें मसल्स में क्या होता है, दर्द होता है जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं। हैवी एक्सरसाइज लाइक रनिंग, स्विमिंग और जिम एक्सरसाइज जो भी होती हैं, तो उस समय लैक्टिक एसिड बनता है। तो आपको ये याद करना पड़ेगा कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में जो प्रोडक्ट होता है वो लैक्टिक एसिड होता है। लेकिन जब हम थोड़ी देर आराम कर ले तो ये जो लैक्टिक एसिड होता है फिर से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में कन्वर्ट हो जाता है और जो पेन होता है वो रिलीज हो जाता है। स्लाइड में रेस्पिरेशन में कितने स्टेप फॉलो होते हैं वो इसमें बताया हुआ है। सबसे पहले ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन। इसमें क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक एयर जो होती है वो अंदर इनहेल की जाती है और CO2 जो रिच एल्वुलर एयर जो होती है उसमें बाहर निकाल दी जाती है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि जो एल्वुलर एयर होती है उसमें किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस होता है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है क्योंकि यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन में है ऑक्सीजन और यहाँ पर लोअर कंसंट्रेशन में, तो ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी। और क्योंकि ये फ्रेश एयर है, राइट, ये फ्रेश एयर है और यहाँ पर जो ब्लड है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा कंसंट्रेशन में है तो ये बाहर रिलीज आउट हो जाएगा। तो ये ऑक्सीजन जो यहाँ पर अंदर आई है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। तो एक हीमोग्लोबिन से शायद ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एक हीमोग्लोबिन से 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जोड़ते हैं और जो CO2 होता है वो ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट, कार्बोनिक एसिड एंड डिसॉल्व प्लाज्मा, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं।
और डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, जब यही ब्लड जिसमें फ्रेश ऑक्सीजन होती है सेलुलर लेवल पे पहुंचता है तो वहाँ पर भी अगेन फिर से यही एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन वहाँ पर सेल के अंदर जाती है। लाइक यहाँ पर ये मान लीजिए सेल है और ये पास से उसकी ब्लड कैपिलरीज है। अब इसमें यहाँ से ऑक्सीजन इसके अंदर जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर सेल के अंदर है तो यहाँ पर ये ब्लड वेसल्स में जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल्स फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शंस, जो ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होता है वो कैटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए होता है। कैटाबॉलिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें एक लार्ज मॉलिक्यूल जो होता है वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है, और कैटाबॉलिक का अपोजिट होता है एनाबॉलिक रिएक्शंस। नाउ वी विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ह्यूमन लंग्स आर कवर्ड बाय प्लूरल मेम्ब्रेन विच आर डबल लेयर्ड एंड इज फिल्ड विथ प्लूरल फ्लूइड बिटवीन देम। अब यहाँ पर देखिए कि कोई भी ऑर्गन जब होता है तो जब वो एक्सपेंड करेगा या कॉन्टेक्ट करेगा तो इन दोनों लेयर्स के बीच में क्या होता है कि फ्रिक्शन होने के चांसेस होते हैं। ये इसमें प्लूरल फ्लूइड भरा होता है, जब फ्लूइड भरा होगा तो दोनों का जो फ्रिक्शन होगा वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है और दोनों में इंजरी नहीं होती है, इंजरी होने के चांसेस नहीं रहते हैं। सेकेंड वन इज एल्वेलाई इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। एक ह्यूमन लंग्स में 150 मिलियन एल्वेलाई होती हैं। ह्यूमन की एवरेज रेस्पिरेशन रेट जो होती है वो 14 से 16 टाइम्स पर मिनट होती है, और ब्रीदिंग रेट जो रेगुलेटेड होती है वो मेडुला ऑब्लिंगेटा, ये हमारा ब्रेन का पिछला हिस्सा होता है। आप यहाँ पर देखिए ये फ्रंट साइड है, ये फ्रंट साइड है, ठीक है। तो ये बैक में ये मेडुला ऑब्लिंगेटा ये यहाँ पर होता है। तो मेडुला ऑब्लिंगेटा में स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जो CO2 की कंसंट्रेशन को सेंस कर लेती हैं। उन्हें पता लग जाता है कि CO2 कंसंट्रेशन कम है या ज़्यादा है। अगर CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो हमारी जो रेस्पिरेशन रेट होती है, ब्रीदिंग रेट होती है वो बढ़ जाती है, और अगर CO2 नॉर्मल है तो वो 14 से 16 टाइम्स पर मिनट होती है। मेडुला ऑब्लिंगेटा में वोमिटिंग सेंटर भी होता है, आप ये याद कर लीजिएगा। अब इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से एनिमल में कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। MPPSC फॉरेस्ट में क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग के लिए भी यहाँ से आ सकता है, और सिंपली भी पूछा जा सकता है कि इस लाइक फ्रॉग में कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है या किसी और दूसरे एनिमल में कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। फिश में गिल्स की थ्रू रेस्पिरेशन होता है। यहाँ पर देखिए इनहेलिंग प्रोसेस, इनहेलिंग प्रोसेस में क्या होता है, ये वाला जो पार्ट है आप इसको देखिए, यहाँ पर एक गिल कवर है, ये जब इनहेलिंग होती है तो ये क्लोज्ड होता है। यहाँ पर फिश क्या करती है, वाटर को अंदर लेके यहाँ पे भर लिया है, और यहाँ से जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन है वाटर में और अन्य जो भी इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं, वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं, और जो बेस्ट प्रोडक्ट है वो यहाँ पे इसमें वापस इसमें इधर डिफ्यूज़ कर दिए जाते हैं, रिटर्न डिफ्यूज़ कर दिए जाते हैं ऐसे। और यहाँ पर एक्सेलिंग में देखिए ये गिल कवर ओपन हो गया है, तो जो वाटर है जिसमें इन्होंने बेस्ट प्रोडक्ट निकाले हैं और वेस्ट गैसेज जो निकाल दी हैं वो यहाँ से रिलीज़ हो जाती हैं, राइट। ह्यूमन में हम लंग्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं, ये पढ़ चुके हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, एक टैडपोल होता है, टैडपोल में गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, और फ्रॉग में गिल्स नहीं होते हैं तो वो अदर मैकेनिज्म अपनाते हैं, जैसे लंग्स के थ्रू होता है और स्किन के थ्रू होता है। स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होने के लिए स्किन का मॉइस्ट होना ज़रूरी है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके। तो फर्स्ट वन इज स्किन के थ्रू होता है, सेकेंड लंग्स के थ्रू होता है, और थर्ड वन इज लाइनिंग्स ऑफ माउथ, माउथ की लाइनिंग्स के थ्रू होता है। यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर ये नॉस्ट्रिल्स हैं, यहाँ से ये एयर को इनगल्फ कर लेता है और यह यहाँ पर इसको भर लेता है। अब एयर यहाँ पर भर ली है तो यहाँ पर हायर कंसंट्रेशन होगी तो यहाँ से अंदर चली जाएगी, और यहाँ से वापस जो भी वेस्ट गैसेस है वो बाहर आ जाएंगी और वो रिलीज आउट हो जाती हैं। सो लाइनिंग्स ऑफ माउथ भी हेल्प करती हैं। तो तीन तरीके से होता है फ्रॉग्स में, स्किन, लंग्स और लाइनिंग ऑफ माउथ, ठीक है। रेप्टाइल्स और बर्ड्स में भी लंग्स के थ्रू होता है और मैमल्स में भी लंग्स के थ्रू होता है। लेक्चर के स्टार्टिंग में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की थी मैंने, कि हमारी जो नेज़ल कैविटी होती है, नेज़ल चैम्बर होता है, उसमें टाइनी हेयर्स होते हैं जिन्हें हम सिलिया बोलते हैं, और एक लाइनिंग होती है जिसे हम म्यूकस लाइनिंग बोलते हैं। तो मैंने बताया था कि जो टाइनी हेयर्स होते हैं, सिलिया होते हैं, वो डस्ट पार्टिकल्स को क्या होते हैं हमारे अंदर जाने से रोक लेते हैं। लेकिन कभी भी आप जैसे हार्मफुल जो थिंग्स होती हैं जैसे उनको ब्रीद इन करेंगे, जैसे सिगरेट स्मोक हो गया या फिर और कोई भी जैसे कोल स्मोक हो गया, तो उसकी वजह से इस सिलिया डैमेज हो जाते हैं और वो काम करना बंद कर सकते हैं। तो फिर हमारे फेफड़ों में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे अंदर तक चले जाते हैं, और उस वजह से एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है
जिसे हम बोलते हैं ब्रोंकाइटिस। यहाँ पर देखिए एक जनरल टर्म में बता देता हूँ, आइटिस, इसका मतलब होता है स्वेलिंग। अगर ये कहीं पर भी आ जाए आइटिस टर्म और जिस शब्द के साथ जुड़ जाए तो वो उसका स्वेलिंग बताता है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल बता देता हूँ, एक नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस जो है वो किडनी में सूजन होती है, नेफ्रॉन, ये टर्म आया है नेफ्रॉन से। तो नेफ्रॉन्स कहाँ होते हैं? किडनी में। सो आइटिस मीन्स होती है स्वेलिंग। सो किडनी में स्वेलिंग को हम बोलते हैं नेफ्राइटिस। नेक्स्ट वन इज डर्मेटाइटिस। डर्म होती है स्किन, डर्म किसको बोलते हैं? स्किन को। और आइटिस मीन्स स्वेलिंग हो गई, तो स्किन में जो स्वेलिंग होती है उसे हम डर्मेटाइटिस बोलते हैं। तो आपको ये टर्म याद कर लेना चाहिए, आइटिस मीन्स स्वेलिंग होती है, जिस शब्द के साथ जुड़ जाए तो वो उसमें इन्फ्लेमेशन को शो करता है। मैंने म्यूकस के बारे में भी बताया था, जो सेल्स होती हैं हमारी ट्रेकिया में और ब्रोंकियल ट्यूब्स में, वो म्यूकस सीक्रेट करती हैं, वो एयर पैसेज को मॉइस्ट रखती हैं और उसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, जो कि डस्ट, बैक्टीरिया और बायसेस और एलर्जी कॉजिंग जो भी एजेंट्स होते हैं उनको वो हमारे लंग्स तक पहुँचने नहीं देती है। तो पार्ट 2 यहाँ कंप्लीट हो चुका है। लास्ट और थर्ड पार्ट देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो ओके गाइस, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद।